नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसके बारे में आपने सुना होगा। 1962 में पैदा हुए थे। क्या ये क्राइसिस थे और इन क्राइसिस से क्या हम सीख सकते हैं यूक्रेन क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। दूसरा आर्टिकल यहां पे देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी राज्य सरकारें शराब और लॉटरी बेचती हैं, शराब बेचती हैं, लॉटरी टिकट बेचती हैं और इससे उनको बहुत सारा रेवेन्यू भी मिलता है। क्या ये सही है आपके हिसाब से? हम जानेंगे इस आर्टिकल में क्या राज्य सरकारों को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये जो आर्टिकल है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु कैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रही है क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए, कैसे तमिलनाडु की सरकार इस इश्यू पर काफी ज्यादा संजीदा है, सीरियस है। वैसे तो देखो इसमें ना राज्य सरकार के स्टेप्स की बात की गई है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के स्टेप्स हैं उनको आज आप एज ए केस स्टडी इस्तेमाल कर सकते हो कि जो तमिलनाडु की सरकार ने किया वो विभिन्न राज्यों को भी करना चाहिए। तो एग्जाम्पल देने के लिए ये जो आर्टिकल है वो काम आ सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे 1962 यानी 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पैदा हुए थे ना, उन क्राइसिस से हम क्या सीख सकते हैं यूक्रेन क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। और जैसा कि देखो हम हमेशा करते हैं, बेसिक्स की बात पहले करेंगे। यूक्रेन में आज के समय में क्या सिचुएशन है। देखो फरवरी में यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस समय लगा था कि बस 4-5 दिन ये युद्ध चलेगा। इवन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो पूरे वर्ल्ड से ये गुहार भी लगा दी थी कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, अदरवाइज 4 दिनों के अंदर अंदर कीव पे कब्जा कर लेगा रशिया। लेकिन देखो ऐसा हो नहीं इसका। 9 महीने हो चुके हैं युद्ध को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक युद्ध चल रहा है और युद्ध का अंत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मतलब देखो रशिया इतना स्ट्रांग है, रशिया हार नहीं सकता यूक्रेन से। बेशक वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की पुरजोर मदद कर रही हैं, लेकिन रशिया हार नहीं सकता। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने अच्छा परफॉर्म किया है, उम्मीद से तो बहुत ज्यादा बढ़ के परफॉर्म किया है। इतना नेशनलिज्म वहां पे जो हावी हो गया उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और यूक्रेन युद्ध नहीं आ रहा वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से। लेकिन यूक्रेन जीत जाएगा यह भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब युद्ध जो है वो लंबा खींच सकता है और कभी भी ये युद्ध जो है वो न्यूक्लियर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। इसका डर तो देखो आज भी है। कैसे? जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, तो रशिया के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया था। एक प्रकार से धमकी थी वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में भी उन्होंने ये धमकी दी जब वेस्टर्न कंट्रीज बहुत जोर शोर से यूक्रेन की मदद कर रहे थे। देखो ये वो सिचुएशन है, मतलब बेशक रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर भी लिया यूक्रेन के अगेंस्ट। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स देखो वो वेपन्स होते हैं जिनका जो इंपैक्ट होता है वो लिमिटेड जगह पर होता है। जैसे 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले किए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब से, उसका इंपैक्ट तो देखो बहुत जबरदस्त था। पूरे के पूरे जो शहर थे वही तबाह हो गए। लेकिन देखो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, इनका इंपैक्ट लिमिटेड जगह पर होता है। जैसे कोई मिलिट्री कैंप है उसको तबाह कर दिया, कोई और एक छोटी सी जगह है जो 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर में फैली हुई है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लिमिटेड जगह पर इंपैक्ट होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का। तो अगर रशिया ये यूज कर लेता है ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, तो वेस्टर्न कंट्रीज जवाब नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन से। यानी राष्ट्रपति पुतिन जो चाहते हैं न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाए या फिर मैं वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी दे दूं और वो डर जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो जवाब तो देंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन से नहीं देंगे, वो किसी और चीज से देंगे। और रशिया का जो क्रिटिसिज्म होगा ना पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि देखो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना आज के समय में एक टैबू है। टैबू समझते हो ना? टैबू मतलब एक ऐसी चीज जिसे समाज में बहुत ज्यादा गलत माना जाता है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हमारे समाज में, इंडिया के समाज में, शहरों को अगर छोड़ दें, रूरल एरियाज में लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा गलत माना जाता है, टैबू माना जाता है कि ये गलत है, कल्चर के अगेंस्ट है। तो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना, इसके साथ एक टैबू अटैच है। तभी तो देखो 1945 के बाद आज तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि टैबू अटैच्ड है। कोई भी देश क्रिटिसिज्म नहीं झेलना चाहता कि हाँ इतना हमारा क्रिटिसिज्म होगा कि आपने ये क्या कर दिया, तो इसीलिए किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। बट देखो ये सब चीजें तो हैं, इसके बावजूद राइटर एक चीज ये बोलते हैं, वार में ना कब एस्केलेशन हो जाए कोई नहीं जानता।
कब एकदम से वार बढ़ जाए, कब एकदम से कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो ना पुतिन के कंट्रोल में हो, ना जेलेंस्की के कंट्रोल में हो, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। और एग्जाम्पल देते हैं राइटर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। अब मैं आपको फिर से बेसिक्स बताता हूं। क्यूबा देखो एक देश है जो यूएसए का बिल्कुल नजदीक है। ये देखो, ये फिनलैंड है और फिनलैंड से सिर्फ 70 माइल्स की दूरी पर है क्यूबा। फिनलैंड यूएसए का एक प्रोविंस है। ये देखो, यहां पे क्यूबा है, ये यूएसए है, बहुत कम डिस्टेंस है। 1959 से पहले ना यहां पे बतीस्ता नाम के एक डिक्टेटर रूल कर रहे थे। बतीस्ता, जो WWE में एक फाइटर भी हैं, बतीस्ता, उस नाम के एक डिक्टेटर रूल कर रहे थे यहां पर क्यूबा में। लेकिन 1959 में क्या हुआ, वहां पे सत्ता चेंज हो गई। फिदल कास्त्रो नाम के पर्सन के पास में सत्ता आ गई, फिदल कास्त्रो। अब देखो, पहले जो रूलर थे ना, डिक्टेटर थे बतीस्ता, ये तो यूएसए के साथी थे, यूएसए के अलाय थे। लेकिन बाद में जिस पर्सन के पास सत्ता आई, कास्त्रो, यूएसए को शक था कि ये जो पर्सन है ये यूएसएसआर के साथ अलाइन होंगे, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं। यूएसए को ऐसा शक था, इसी वजह से यूएसए चाहता था कि इनके पास सत्ता ना रहे। तो 1961 में ना इसके लिए यूएसए ने कोशिश की। कोशिश क्या थी? कोशिश देखो ये थी, जब 1959 में कास्त्रो ने सत्ता संभाली ना, जो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे, तो उस समय बहुत सारे लोग क्यूबा को छोड़ के चले गए थे। इवन वो लोग जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, यानी एंटी कम्युनिस्ट थे, वो भी क्यूबा को छोड़ के चले गए थे। उनको डर था कि यहां पे अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। तो ये सब लोग ना यूएसए में आ गए थे, बहुत सारे लोग इनमें से यूएसए आ गए थे। और यूएसए की एजेंसी ने ना, CIA ने इन सबको ट्रेनिंग दी। 1400 के आसपास ये लोग थे, इनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देके 1961 में भेज दिया गया क्यूबा में। वहां पे इस्टेब्लिश हुई गवर्नमेंट से, यानी कास्त्रो से लड़ने के लिए। यूएसए को यह लगता था, यूएसए को भरोसा दिलवाया गया था कि इन लोगों के द्वारा जो भागकर यूएसए आ गए थे, कि आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम यहां पे रेवोल्यूशन लेके आएंगे। जैसे ही हम यहां पे पहुंचेंगे क्यूबा की धरती पर, तो अपराइजिंग हो जाएगी, लोग विरोध करने लगेंगे। लेकिन देखो, 1961 में एक जगह है बे ऑफ पिग, वहां पर ये इन 1400 लोगों को यूएसए ने छोड़ तो दिया, लेकिन ऐसा अपराइजिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। लड़ाई तो हुई लेकिन अपराइजिंग नहीं हुई। अब देखो, क्यूबा के इतने सारे सोल्जर्स, 25,000 30,000, और ये 1400 लोग बिना अपराइजिंग के कैसे गवर्नमेंट को चेंज कर सकते थे? और यही हुआ, पूरा यूएसए का जो प्लान था वो कोलैप्स कर गया। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने इस पूरी गलती को, बे ऑफ पिग क्राइसिस की जो फेलियर थी, उसको स्वीकार किया। अब देखो, यूएसए को काफी एम्बेरसमेंट का भी सामना करना पड़ा था उस समय। देखो, क्यूबा जो है ना, यूएसए के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोरिडा तो बिल्कुल 70 माइल्स के डिस्टेंस पे है क्यूबा से। फिर क्या हुआ? अब देखो, ट्विस्ट आता है। क्यूबा में कास्त्रो का रूल है और कास्त्रो यूएसएसआर की तरफ ज्यादा अलाइंड है। तो एक बार क्या हुआ, यूएसए का सर्विलियंस रख रहा था क्यूबा के ऊपर, और सर्विलियंस में यह पता लगा कि यहां पर तो यूएसएसआर की शॉर्ट और इंटरमीडिएट मिसाइल्स जो हैं वो यहां पर डिप्लॉयड हैं। यूएसए को यह बात सहन नहीं हुई कि हमारा नेबरिंग कंट्री में यूएसएसआर की मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, तो इससे तो हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने आदेश दिया क्यूबा को क्वारंटीन कर दिया जाए। क्वारंटीन, वो कोविड वाला क्वारंटीन ही समझ लीजिए, कि यहां पे ब्लॉकेड लगा दीजिए, ना तो कोई शिप क्यूबा में आ सके, ना कोई जा सके। तो यूएस नेवी के शिप्स क्यूबा के आसपास तैनात हो गए। ये देखो, वो घड़ी थी इतिहास की जब ऐसा लगा कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो, यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स और बहुत सारे, रशिया के पास, यानी उस समय यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे, इतने सारे कि एक बार यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया भी सही यूएसएसआर के अगेंस्ट, तो यूएसएसआर जवाब देगा पूरी तरह से, फिर यूएसए जवाब देगा। मतलब लड़ाई जो हो गई अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो वो एमएडी होगा। एमएडी मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोनों देश आपस में तबाह हो जाएंगे, इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों के पास।
और चूंकि उस समय पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड था तो काइंड ऑफ पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो वो वैसी घड़ी थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। अब एहसास तो हो गया था दोनों देशों को, यूएसए को भी यूएसएसआर को भी, कि काइंड ऑफ वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्राइसिस को हमें डिफ्यूज करना है। लेकिन अब बात आ गई आन पे शान पे कि झुकेगा पहले कौन, कौन झुकेगा, इस पर बात आ गई। जैसे देखो वो गेम नहीं होता, दो लोग आपस में खेलते हैं पल के झुकाने वाला, कि पहले पल के कौन झुकाएगा, जो पहले पल के झुकाएगा वो हार जाएगा। तो काइंड ऑफ वैसी ही सिचुएशन आ गई थी। अब आइए फिर से पॉइंट पे, मैंने आपको क्या बोला था, यूक्रेन क्राइसिस में चाहता कोई भी नहीं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो, लेकिन सिचुएशन काफी बार ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से एग्जाम्पल दिया जाता है। 13 दिनों के लिए जो क्यूबन क्राइसिस चल रहे थे, तो उस समय वैसे तो देखो यूएसए के राष्ट्रपति ने मना किया था ऑफिशियली तो कि हम सर्विलेंस प्लेन अब नहीं भेजेंगे क्यूबा के ऊपर, लेकिन एक सर्विलेंस प्लेन मार गिराया गया था उन क्राइसिस के दौरान यूएसएसआर की डिफेंस मिसाइल्स के द्वारा। और देखो जिस मेजर की डेथ हुई ना, ये देखो मेजर रुडोल्फ एंडरसन, इनकी डेथ हुई थी 27 अक्टूबर को। लेकिन ये खबर ना छुपा के रखी गई वर्ल्ड मीडिया से, क्योंकि आपको भी पता है एक बार ऐसी खबरें बाहर आ जाएं फिर तो नेशनलिज्म हावी हो जाता है, पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर काफी ज्यादा आ जाता है। तो इनकी खबर छुपा के रखी गई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जनता को पता ना लगे कि हमारे एक मेजर को मार गिराया गया है यूएसएसआर के द्वारा। बाद में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सोल्व हुए तब इनके सैक्रिफाइस को याद किया गया था, तब इनको ऑनर दिया गया था। एक और चीज, कैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है वो बताया जाता है। यूएसएसआर की एक सबमरीन इन क्राइसिस के दौरान क्यूबा में आ गई। अब देखो वैसे तो क्यूबा के आसपास आपको पता है क्वारंटीन लगाया हुआ था, ब्लॉकेड लगाया हुआ था, लेकिन क्यूबा के वाटर के पास एक यूएसएसआर की सबमरीन आ गई जिसको घेर लिया गया यूएसए की सबमरीन्स के द्वारा, यूएसए के शिप्स के द्वारा फंस गई वो सबमरीन। तो अब ना यूएसएसआर की उस सबमरीन में 2 मेजर थे, एक थे कैप्टन वैलेंटीन सेविट्स्की। इनको नहीं पता था कि क्वारंटीन लगाया हुआ है क्यूबा के आसपास, तो वो चाहते थे कि उन्हें लगा कि न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो गया है और उस सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। उन्होंने ऐसा ऑर्डर दे दिया। सोच के देखिए, गलती से भी अगर वो सबमरीन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेती तो क्या होता, फिर यूएसए जवाब देता फुल फ्लैश न्यूक्लियर वार। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी, रूल ये था यूएसएसआर का उस समय, सबमरीन में 2 जो कैप्टन होंगे ना, 2% ऑथराइजेशन रूल था कि दोनों कैप्टन्स जब बोलेंगे तब जाके न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरे कैप्टन थे कैप्टन वेस्ली आर्खिपोव। इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो ये एक एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड कितना नजदीक था तबाह होने के। अगर उस समय न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो जाता तो फिर क्या सिचुएशन पैदा होती। तो राइटर आप समझ गए क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं राइटर कि जैसे देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान सिचुएशन खराब हो सकती थी, ऐसे पॉइंट्स आ गए थे, तो यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भी कब एस्केलेशन बढ़ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बाद में हालांकि एक बात यह भी पता लगी थी कि क्यूबा में ऑलरेडी 150 वार हेड्स थे मिसाइल्स के। मिसाइल के आगे जो बॉम्ब लगते हैं ना, वो वार हेड्स मौजूद थे। जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए उनको छुपा के रखा गया था यूएसए से। अब लास्ट में राइटर अपना पॉइंट ये रेज करते हैं कि देखो पुतिन को समझाना जरूरी है कि अब वार खत्म होना चाहिए यूक्रेन में, काफी लंबा समय हो चुका है। कौन समझाएगा? वो देश समझाएंगे जो दोनों के करीब हैं, यूएसए के भी करीब हैं और रशिया के भी करीब हैं। ऐसे देशों में गिनती आती है इंडिया की, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया देखो वैसे भी अभी G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडोनेशिया के पास है, उसके बाद इंडिया के पास आएगी। यूएन से तो कोई उम्मीद फिलहाल की नहीं जा सकती, यूएन तो पैरालिसिस में है। तो इंडिया और इंडोनेशिया की जिम्मेदारी बनती है वो पुतिन से बात करें, पुतिन को समझाएं, क्योंकि बहुत कम लीडर्स अब ऐसे बचे हैं जिनका पुतिन के पास एक्सेस है। इंडोनेशिया और इंडिया के लीडर्स उसमें से हैं। तो इनको डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए पुतिन को समझाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, क्या सरकार को शराब, लॉटरीज ये सब बेचने चाहिए?
आप देखो जीएस पेपर 3 में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और जीएस पेपर 2 में पॉलिसी से संबंधित जो टॉपिक है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कंटेक्स्ट क्या है? केरला के जो गवर्नर है ना आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने हाल ही में केरला की स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, बोला कि आप देखो लिकर यानी शराब और लॉटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जो कि गलत है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट को शराब बेचनी चाहिए या फिर लॉटरी टिकट बेचने चाहिए? देखो, शराब के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, उसे नाम दिया जाता है सिन टैक्स। सिन टैक्स समझते हो ना? आमतौर पे देखो, सिन टैक्स उन चीजों पर लगाया जाता है जिसको कंज्यूम करने से ना सिर्फ इंडिविजुअल को नुकसान होता है बल्कि पूरी सोसाइटी को भी नुकसान होता है। अब जैसे देखो, शराब है, शराब को पीने से इंडिविजुअल की तो हेल्थ खराब होती ही है। शराब पीकर कोई गाड़ी चलाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो पूरे सोसाइटी को ही नुकसान होता है। तो सरकार चाहती है ऐसी चीजों को लोग कम से कम कंज्यूम करें, तो कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार टैक्स इंक्रीज कर देती है, ताकि ज्यादा टैक्स होगा, चीजें महंगी होंगी, लोग कम कंज्यूम करेंगे। सरकार की यह मंशा होती है और इसे नाम दिया जाता है सिन टैक्स, बुराई वाला टैक्स। जैसे देखो, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये पब्लिक गुड हैं, इनकी जरूरत पूरी सोसाइटी को होती है। अगर हेल्थ पूरे समाज में इंक्रीज होती है तो पूरे देश को फायदा होता है, पूरे समाज को फायदा होता है। कोविड के दौरान हमने देखा किस प्रकार से एक पर्सन की जो हेल्थ है वो दूसरे पर्सन से लिंक्ड है। तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तो एक आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस में मतलब गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस है, ना कि बिजनेस चलाना। शराब बेचना, लॉटरी टिकट बेचना, ये गवर्नमेंट के काम नहीं होने चाहिए, और खास करके सिन बिजनेस में होना, मतलब ये तो पब्लिक बैड है ना। हेल्थ, एजुकेशन ये पब्लिक गुड है, तो ये चीजें शराब, लॉटरी ये पब्लिक बैड हैं। तो सरकार का काम है पब्लिक गुड डिलीवर करना, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीजों को, ना कि पब्लिक बैड डिलीवर करना, फॉर एग्जांपल शराब या फिर लॉटरी। यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मतलब पब्लिक गुड से जो सरकार का ध्यान है वो भटक जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ से सरकार का ध्यान भटक जाएगा और इस पर आ जाएगा शराब पर और लॉटरी पर, इसलिए सरकार को नहीं बेचनी चाहिए ये शराब और लॉटरी। क्योंकि देखो, दोनों चीजें ना मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। एक जगह आप देखिए, सरकार का मेन मकसद होना चाहिए इनकी बिक्री कम से कम हो, ये इंश्योर करना, शराब और लॉटरी की। दूसरी तरफ इनसे सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसी भी पॉलिसी बनाती है कि ज्यादा शराब बिके, ज्यादा रेवेन्यू उनके पास में आए। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना दोनों चीजों में। सरकार एक तरफ चाहती है कि ये चीजें कम बिके, दूसरी तरफ रेवेन्यू भी इन्हीं से मिलता है, सरकार इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए। तो फिर कैसे सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इनकी बिक्री कम हो, क्योंकि रेवेन्यू भी यहीं से मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, सरकार की ना अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इनके ऊपर, इसलिए क्योंकि जीएसटी आने के बाद अब जीएसटी में ना 2-3 चीजें नहीं है, जैसे पेट्रोलियम नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ये 2-3 चीजें नहीं है जीएसटी में। तो अब जीएसटी आने के बाद सारे फैसले तो जीएसटी काउंसिल लेती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये 2-3 ही चीजें हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, इसलिए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनसे अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती। समझ रहे हो? इसके बाद देखो, नेक्स्ट आर्गुमेंट ये निकल के आता है, सरकार को इसलिए बेचना चाहिए शराब क्योंकि अगर सरकार नहीं बेचेगी तो प्राइवेट कंपनीज बेचेगी। प्राइवेट कंपनीज अगर बेचेंगी तो जाहिर तौर पे उनके बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो शराब सस्ती बिकेगी, जो सरकार नहीं चाहती। यह एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि सरकार को शराब बेचनी चाहिए। समझ गए? अब देखो, यहां पे ना कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। सरकार का जो मकसद होता है ना सिन टैक्स लगाने का, कि हम ज्यादा टैक्स लगाते हैं इन बुराइयों पर, शराब जैसी, टोबैको जैसी चीजों पर, ताकि लोग इन्हें कम से कम परचेज करें। महंगी हो जाएंगी तो चीजें कम परचेज करेंगे ना। बट यहां पे देखो एक अलग एस्पेक्ट आता है। अब गरीब आदमी देखिए, जिसको शराब पीने की आदत है, उसकी ये आदत काफी गहरी है, छूट नहीं रही है, तो वो क्या करेगा? अब शराब महंगी हो चुकी है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, या तो देखो वो ब्लैक मार्केट से सस्ती शराब परचेज करेगा जिसमें बल्कि ज्यादा अल्कोहल होता है, जो सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, या तो ये सब काम करेगा, या फिर अपने घर के कुछ सामान बेच के, या फिर मतलब कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर वो वही ब्रांड पीना कंटिन्यू रहेगा महंगा होने के बावजूद। तो सरकार का जो मकसद था कि कंजम्पशन को कम करना, कंजम्पशन तो कम नहीं हुई बल्कि गरीब लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। आपको भी पता है, न जाने कितने गरीब परिवार बर्बाद हो गए शराब पीने की आदत की वजह से।
तो जब भी देखो ये मूवमेंट चलती है ना, टेम्परेंस मूवमेंट चली थी 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। टेम्परेंस मूवमेंट का मकसद ही ये था कि मतलब कुछ ऐसे लोग जैसे जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनकी ये मूवमेंट थी प्रोहिबिशन के हक में, यानी शराब के खिलाफ। तो आमतौर पे शराब जो पी जाती है ना, इसका सबसे बुरा असर पड़ता है गरीब परिवारों पर। आप याद कीजिए, जब बिहार सरकार ने शराबबंदी की थी ना, तो उन्होंने क्या तर्क दिया था? यही तर्क दिया था कि बहुत से गरीब परिवारों में जो हस्बैंड्स हैं वो सारी पैसे शराब पर खराब कर देते हैं, बहुत से घर तबाह हो रहे हैं, तो हमने जो महिलाएं हैं उनकी रिक्वेस्ट पर शराबबंदी की है। तो बहुत सारे मतलब पॉलिटिक्स का पॉइंट है, बहुत सारे महिलाओं ने वोट भी दिया था इसके लिए नीतीश कुमार को। तो समझ गए ना? तो ये पॉइंट कैसे लिंक कर सकते हैं? लिंक आप ऐसे कर सकते हैं, सरकार चाहती है कि अगर इनका कंजम्पशन कम हो तो सिर्फ रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिंक टैक्स इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा। जैसे सबसे बड़ा एस्पेक्ट है अवेयरनेस कैंपेन। जैसे देखो, सरकार टैक्स तो काफी समय से इंक्रीज कर ही रही है, लेकिन शराब का चलन कम होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है। आमतौर पे ना कल्चर और रिलीजन का हवाला दिया जाता है शराब ना पीने के लिए। जैसे हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में मना है शराब पीना, तो मत पियो। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, शराब का चलन बढ़ रहा है। आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि लोग अब इसे गलत नहीं मानते, जो लिबरल सोच है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब सरकार को ना धर्म या कल्चर पर रिलाई करने के बजाय अब सरकार को ना हेल्थ संबंधित अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना चाहिए कि कैसे मतलब लोगों को पता लगे कम से कम कि शराब पीना सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। एक और चीज देखो, शराब इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर सरकार इसके कंजप्शन को कम करना चाहती है ना, तो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट करे उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। सरकारों को, राज्य सरकारों को शराब, लॉटरी, ये सब चीजें बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए। उसके बाद गोइंग ग्रीन से संबंधित है, इसमें तमिलनाडु सरकार की पॉलिसीज का जिक्र किया गया है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है ना, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे आपको ना टेंजिबल एक्शंस लेने होंगे, ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिनका इंपैक्ट हो। और तमिलनाडु की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज है। तमिलनाडु ने देखो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कई सारे इकोलॉजिकल जोन्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है वेल प्लान तरीके से। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा विलेजेस में ग्रीन पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। और क्या क्या किया है तमिलनाडु की सरकार ने? एलिफेंट रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है साउथ में, अगस्तामलाई में। पार्क बे में डुगोंग कंजर्वेशन पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। तिरुपुर में एक नई बर्ड सेंचुरी इस्टेब्लिश की गई है। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया है। किसके लिए? स्लेंडर लोरिस के लिए। स्लेंडर लोरिस आप तस्वीर देख सकते हो। कहां पे किया गया है? डिंडीगुल और करूर डिस्ट्रिक्ट में। राइटर कहते हैं देखो, ये सारे इनिशिएटिव्स तो अच्छे हैं, बात इंप्लीमेंटेशन की है कि इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब इसके प्रति भी तमिलनाडु की जो सरकार है वो संजीदा दिखती है। हाल ही में एक गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश की गई, जिसमें बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मोंटेक सिंह अहुलवालिया, नंदन नीलंकनी। मोंटेक सिंह अहुलवालिया आपको पता है प्लानिंग कमीशन में थे पहले। नंदन नीलंकनी जो इन्फोसिस जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी उसमें से एक हैं। आधार प्रोजेक्ट इन्होंने लीड किया था शुरुआत में। उसके बाद एरिक सोलहिम, ये नॉर्वे के फॉर्मर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी संजीदा है। तो 3 लोगों को गवर्निंग काउंसिल में ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल करना ये बताता है कि तमिलनाडु की सरकार सिर्फ प्लान्स को डिक्लेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि अच्छे से इंप्लीमेंट करने में भी इंटरेस्टेड है। ये जो गवर्निंग काउंसिल है ना, ये क्लाइमेट मिशन को पॉलिसी डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करेगी, एडवाइस करेगी कैसे क्लाइमेट से अडेप्ट किया जा सकता है, क्लाइमेट के जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के उसको मिटिगेट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज को गाइडेंस प्रोवाइड करेगी ये गवर्निंग काउंसिल, और कैसे स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाए उससे संबंधित भी अपनी सलाह देगी। इसके साथ साथ तमिलनाडु की सरकार ने ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस इस्टेब्लिश किया है, ताकि इसकी सहायता से ग्रीन इनिशिएटिव्स चला सकें। इसके साथ साथ लास्ट में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी इस्टेब्लिश किया गया है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। इस कंपनी को काम यह दिया गया है, 3 जो इंपॉर्टेंट मिशंस है ना, क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन और वेटलैंड्स है, इन 3
इंपॉर्टेंट मिशंस को कैसे मैनेज किया जाए, इससे संबंधित एडवाइस देना। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, तमिलनाडु की सरकार तो अच्छी इंटेंशंस दिखा रही है, बट सिर्फ एक राज्य से या फिर एक देश से काम नहीं चलेगा। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिसे देखो तभी हल किया जा सकता है जब सभी स्टेट्स और सभी देश मिलकर इस पे काम करें, बट देखो ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे हाल ही में डेटा ये बोलता है 193 देशों को ना अपनी क्लाइमेट चेंज संबंधित कमिटमेंट्स को रिन्यू करना था। बहुत सारे देशों ने किया, लेकिन उनमें से देखो सिर्फ 26 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कॉन्क्रीट प्लान भी बताया कि हम इतना एमिशंस कैसे कम करेंगे। मतलब बहुत सारे देश अभी भी क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस नहीं है। क्लाइमेट चेंज की समस्या देखो काफी गंभीर है, इसके लिए सभी देशों को मिलकर सोल्व करना होगा, अर्जेंसी दिखानी होगी, पैशन दिखाना होगा, सीरियसनेस दिखानी होगी, तभी इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गो ग्रीन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन से में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।